ये जो यूजीसी वाला चल रहा है, इसका आप कैसे पटाक्षेप होते देखते हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट स्थगन आदेश उस पर दे ही चुकी है, और मुझे ऐसा लगता है, जाने में अनजाने में, अनजाने में तो मैं नहीं कहूँगा, अनजाने में ये चीजें नहीं हो सकती हैं। ये सोच समझ करके किया गया था, और संभवतः सरकार को इतनी उम्मीद नहीं थी कि इसका इतना तीखा प्रतिवाद हो जाएगा या बात यहाँ तक पहुंच जाएगी। तो बात यहाँ तक पहुंच गई है, तो संदेश भी ऊपर तक पहुंच गया है। मुझे लगता है कि अब इसका उपचार हो जाएगा। हाँ, लेकिन अंदर ही अंदर जिनसे बात होती है वो तो कहते हैं कि नहीं नहीं साहब, ये तो धर्मेंद्र प्रधान ने अपने स्तर पर कर लिया, मोदी जी को इसकी जानकारी नहीं थी। हालांकि जितने भी अनुभवी पत्रकार हैं, जैसे आप भी कह रहे हैं, वो अमिताभ अग्निहोत्री जी से भी बात हुई, उन्होंने कहा हो ही नहीं सकता कि ये जो है वो शीर्ष नेतृत्व की जानकारी में ना हो। नहीं, मुझे उसमें ऐसा लगता है कि इसके पीछे कुछ सोचा समझा प्लान है। जिस ढंग से आरक्षण, यूजीसी, सब मामले अचानक से उठकर आ गए, तो मुझे लगता है कि शायद 4-5 साल पहले कभी मोहन भागवत ने कहा था कि एक समय आएगा आरक्षण खत्म करना पड़ेगा। वो तो बिहार चुनाव के बीच में कहा था। हाँ, वो बिहार चुनाव के बीच में कहा था उन्होंने। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि इसके तहत एक क्राइसिस डेवलप करो, तो उसके लिए कोई खास कमीशन अपॉइंट करो और हर जाति की अवस्था क्या है इसका पूरा अध्ययन करो। भले 10-20 साल लग जाए, तब तक है उस पर फ्रीज करो, और फिर नए सिरे से आरक्षण के कुछ पैराडाइम बनाओ। यहां तक ले जाना है, इसके लिए चारों तरफ से एक क्राइसिस पैदा होना चाहिए, तब जाके इसका कमीशन वगैरह बन सकता है। तो मुझे लगता है कि जिस ढंग से ये मामले लाए जा रहे, उठाए जा रहे हैं, उस पर चिल्लम चिल्ली गड़बड़ बवाल शुरू हो गया, तो मुझे लगता है उसके लिए माहौल बनाया जा रहा है, ऐसा मेरा मानना है। मेरे पास कोई जानकारी नहीं है, लेकिन मैं मानता हूं कि जब इस ढंग का कुछ होता है तो इसके पीछे कोई प्लान होगा, ऐसा मुझे लगता है। अभी गारंटी नहीं है, मुझे पता नहीं है, लेकिन जो एक के पीछे एक जो आ रहा है, ये आसानी से आ रहा है, ऐसा ना अपने आप क्या बोलते हैं उसको, ऑर्गेनिकली आ रहा है, ऐसे मैं नहीं मानता। इसके पीछे कोई चाल है, और उस चाल के आधार पर ये सब मामले उठाए जा रहे हैं। और एक बात होती है कि आग लगानी है तो होम हवन चलता है, तो हम भी उसमें घी डालने के लिए लंबा लकड़ी को एक चम्मच लगाते हैं और डालते हैं। तो सरकार भी लकड़ी को चम्मच लगाकर उसमें कुछ घी डालती होगी, अभी पता नहीं है। लेकिन मुझे ये लगता है एक क्या बोलते हैं उसको, मन में एक थोड़ी चल भी चल है उसमें, कि ये इतना आसानी से अपने आप नहीं आया। परसों मैंने एक्स अकाउंट पर कुछ लिखा, उसके बाद किसी ने आकर के कहा कि आप तो ओबीसी वो है श्रेणी से हैं। तो मुझे पहली बार पता लगा कि मैं ओबीसी से हूँ, क्योंकि मैं तो अपने आप को राष्ट्रवादी और सनातनी मान रहा था। तो फिर मुझे एक पोस्ट करनी पड़ी। मैंने कहा कि चलिए आइए सब लोग इकट्ठा होते हैं और सभी तरह का आरक्षण समाप्त करने की मुहिम शुरू करते हैं। तो ये लोग इस तरह की वाहियात टिप्पणी करने से पहले भूल जाते हैं कि भैया मीडिया में कोई आरक्षण चलता नहीं है। आप दलित हैं, ओबीसी हैं, पिछड़े हैं, वनवासी हैं, सामान्य हैं, वहां आपकी योग्यता से आपको पद मिलते हैं। अगर आपकी कलम में धार नहीं होगी तो आपको कितने दिन रखेगा संपादक? कौन संपादक? और मैं तो 3 अखबारों में संपादक की भूमिका में रहा हूँ, तो संपादक ऐसे नहीं बनते हैं। तो मैंने उसमें ट्वीट में फिर लिखा था कि साइना नेहवाल या वीरेंद्र सहवाग, अगर मेरी जाति पर ही आप आ गए हैं, तो ये दोनों आरक्षण से अपनी अपनी टीमों में नहीं गए थे और उन्होंने इतने ऊंचे कीर्तिमान स्थापित नहीं किए हैं। और मिलिट्री से लेकर के तमाम क्षेत्रों में इस कम्युनिटी ने जो सेवाएं दी हैं, आप उनको विस्मृत करने की कोशिश कर रहे हैं। तो भाई आओ ना आगे,
सारे मुहिम चलाते हैं आरक्षण खत्म करो हर तरह का। इसमें किसी को क्या ऐतराज हो सकता है? जी। देखो, जरूरतमंद है उसके लिए आरक्षण होना चाहिए। मैं हमेशा मानता हूं कि जब सहूलियत हक बन जाती है तो उसका दुरुपयोग शुरू हो गया समझो, कोई भी किसी भी जाति का हो। जब आरक्षण शुरू होता है, मुझे एक मेरा पर्सनल अनुभव मैं आपको कहना चाहूंगा। एक बार मैं मुंबई में बस से बांद्रा से चेंबूर जा रहा था, तो सीनियर सिटीजन के लिए उस बस में कोई एसी बस में एक सीट, दो सीट रखी थी, तो वो कोई बैठा था वहां, तो वो 2-3 कॉलेज के लड़के मेरे पीछे पड़ गए सीनियर सिटीजन के लिए, आप बैठ जाओ। मैंने बोला नहीं, मैं खड़ा रह सकता हूँ, मुझे उसकी जरूरत नहीं है। फिर भी वो, मैंने बोला नहीं, बिल्कुल नहीं, वो तो पहले से बैठ कर आया है, तो मैं क्यों उठाऊं, और मैं खड़ा रह सकता हूं। हाँ, सीनियर सिटीजन के लिए है, उसका मतलब जो जरूरतमंद है, वो खड़े रहने में जिसको तकलीफ है, मुझे खड़े रहने में तकलीफ नहीं है। तो वो बेचारे 2 लड़के इतने नर्वस हो गए कि उनका एक साथी दूसरी जगह बैठा था जो रिजर्व सीट नहीं थी, तो मुझे बोले कम से कम आप उधर जाके बैठो। तो उसको मैं आरक्षण मानता हूं कि जो आरक्षण की आरक्षित जगह नहीं है, फिर भी उनको लगा कि ये हमसे उम्र में बड़ा है, तो उसको बैठने में सहूलियत देना जरूरी है। ऐसा जब वो खुद हक उनका था, फिर भी वहां जाकर मुझे बिठाना चाहा, मैं मानता हूं कि उसको आरक्षण मानते हैं। जब मैं एक जरूरतमंद को मेरा हक दे रहा हूं, तो ये जिस ढंग का आरक्षण हम चला रहे हैं या उसकी मांगे हो रही है, वो आरक्षण नहीं है, वो सहूलियत नहीं है, वो हक मानते हैं। और कोई भी सहूलियत कभी हक नहीं होती। और जब आप हक के दायरे में पहुंचाते हो सहूलियत को, आरक्षण को, तब आप उसका सत्यानाश कर देते हो। 80, 85 या 75 सालों के बाद अगर आरक्षण के लिए हम दौड़ पड़े हैं, एक सोचिए कि एक जगह हम बोलते हैं कि हमने 80 साल में, 70 साल में इतना विकास किया, इतना विकास किया, और बहुत सारी जातियां उठकर बोल रही है हमको पिछड़ा घोषित करो। तो अगर डेवलपमेंट हुई है तो हर जाति को वो पिछड़ी क्यों लग रही है? तो विकास का शब्द ही गलत। मुझे लगता है 2017 में शायद गुजरात में जो हो गया था, विकास गांडो थयो, यानी विकास पागल हो गया है, ऐसा स्लोगन गुजरात में चली थी। मुझे लगता है विकास पागल हो गया है। जितना विकास होगा उतना वो पिछड़ा होता चला जा रहा है। मुझे लगता है कि ये हक की लड़ाई नहीं है। एक मिनट में थोड़ा बोलना चाहता हूँ इसमें कि ये हक की लड़ाई नहीं हो गई, ये वर्चस्व की लड़ाई हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। लोग इसको अपना ज्यादा से ज्यादा वो हासिल कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा इसमें लगे हुए हैं। और इसी से वर्चस्व की होने से भी ज्यादा मैं आपको हीन भावना से पछाड़ना चाहता हूं। इसकी लड़ाई हो गई। मुझे अपना स्वाभिमान नहीं चाहिए, मैं आपको हीन भावना में ढकेलना चाहता हूं। ये एक तरीके से नफरत को चलाने वाली लड़ाई बन गई, और इसलिए इसको रोकना जरूरी है। तो उसको सीधे सीधे फाइनेंशियल या आर्थिक स्तर पर लाओ, जो जरूरतमंद है उसको मिलेगा। और उसमें भी क्रीमी होना चाहिए, जो ज्यादा जरूरतमंद है लेकिन जो क्वालिटेटिवली उसका सहूलियत का इस्तेमाल करेगा, उसको उपलब्ध होगा। मैं हमेशा ये बोलता हूं, देखो जब ब्राह्मणों की, महाराष्ट्र में ब्राह्मण जो स्वतंत्र आजादी के बाद ब्राह्मणों को पता चल गया कि भाई अब हमारी चलने वाली नहीं है, तो उनमें से जो अच्छे पढ़े लिखे थे, पैसे वाले थे, उन्होंने अपनी अपनी संस्थाएं बनाई, और उनके यानी ब्राह्मण समाज के जो अच्छे लड़के थे, टैलेंटेड लड़के थे, गरीब थे, उनको मदद की। वो आगे चलकर बड़े कुछ हो गए, तो उन्होंने अपनी कमाई से उस संस्था को और पैसा दिया, और ऐसे ब्राह्मणों का विकास महाराष्ट्र में हुआ है। लेकिन वो जो मदद थी वो सहूलियत थी और जरूरतमंदों को थी। तो बाकी जगह देखो,
ब्राह्मण समाज को महाराष्ट्र में कोई भी सहूलियत नहीं मिली है, फिर भी उनका डेवलपमेंट हो रहा है और गरीब घर से आ रहे हैं, बिल्कुल गरीब घर से बच्चे आ रहे हैं। तो क्यों आ रहे भाई, क्यों आ रहे? उनको किसने मदद की है? ब्राह्मण सहायक संघ है, ब्राह्मण सेवा मंडल है, ब्राह्मण सभा है, अलग अलग है, और वो अपने पास आने वाले पैसे से इकट्ठा करके कुछ करते हैं, और जो बच्चे आगे निकल जाते हैं वो अपनी कमाई का कुछ हिस्सा उस संस्था को देते हैं। तो वो सहूलियत अपने आप में बन जाती है, सरकार नहीं देती, सरकार नहीं देती। मैं बार बार मराठा आरक्षण हो, दलित आरक्षण हो, ओबीसी आरक्षण हो, मैं उस आंदोलन करने वालों से वो पूछता हूं, तुमने अपनी संगठना के आधार पर कौन सा आरक्षण अपनी समाज को दिया, मुझे बताओ। आपको गवर्नमेंट का प्लॉट चाहिए, ब्राह्मण सभा, ब्राह्मण सेवा मंडल, ब्राह्मण सहायक सेवा संघ जो है मुंबई में, देखो उन्होंने अपना अपना प्लॉट खरीद कर अपनी अपनी इमारतें खड़ी की है, ना सरकार का प्लॉट लिया है। और बाकी जो बोल रहे हैं ना रोज पिछड़े पिछड़े पिछड़े, वो हमेशा अनुदान पर जीना चाहते, वो गलत है। उनका विकास कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, ये समझना बिल्कुल जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। आज हम आत्मनिर्भर बोलते हैं, तो हमने अपना वैक्सीन बनाया है ना, दूसरी के मुंह के तरफ भाई हमारे कटोरे में भी कुछ डालो। हमने 70-80 छोटे मोटे देशों को वैक्सीन दिया है, बिना पैसे का दिया है, जो 10-15 साल पहले विकसित देशों के सामने भिखारी जैसे खड़े होते थे। तो आत्मनिर्भर का मतलब क्या होता है? आरक्षण हक नहीं, आत्मनिर्भर हो होना चाहिए। और ये चर्निंग अगर हो रहा है, मुझे लगता है इससे आगे चलकर चर्निंग होगा। बहुत सारे लोग अगर ओमकार बोल रहे हैं कि मैं भी ओबीसी से, ऐसा कहा जाता है, बहुत सारे ओबीसी नीचे कमेंट भी करते हैं, मैं ओबीसी से हूं, मैं इससे हूं, लेकिन ये मुझे पसंद नहीं है जो कुछ हो रहा है। और मुझे लगता है 4-5 साल पहले की बात है, तमिलनाडु में एक किसी जाति के लोग रास्ते पर उतरे थे, हमको पिछड़ी जातियों से बाहर निकालो करके, हमको शर्म आती है, हमको सब्सिडी तो चाहिए। एससी वाले थे, देवेंद्र हाँ, कुल कौन थे? वेल्लार, हाँ, देवेंद्र मुझे कुल नाम याद वेल्लार। नहीं, लेकिन वो रास्ते पर आएगा, मैं वहां से शुरुआत होती है, आहिस्ता आहिस्ता शुरुआत होती है, लेकिन आगे जाकर वही तो नदी का प्रवाह बन जाता है। तो मैं तो होपफुल हूं, मैं तो होपफुल हूं। और एक बात होती है, चर्निंग जब होता है तब सामने से प्रेशर भी और एग्रेशन भी बढ़ता है। तो ये सारे सिम्टम उस ऑर्गेनिक लड़ाई के हैं। भाऊ, मैं डे वन से ये बात कहता आ रहा हूं, जो जब बात आ ही गई है तो मैं बताता हूं। और ये मैंने यशपाल मलिक के सामने भी और बाकी लोगों के सामने भी, जिन्होंने जाट आरक्षण का पूरा शिगुफा छोड़ा, आंदोलन किया और हरियाणा के कई जिलों में आग तक लगी। मैं तो उस समय हरिभूमि का संपादक था रोहतक में, जब ये आग लगाई गई थी। रोहतक में, जींद में, भिवानी में, सोनीपत में, कई जिलों में आग लगी थी। तो मेरा ये कहना है कि भाई जाट जो है वो एक संपन्न कौम है, वो उसको आरक्षण की जरूरत नहीं है भाई। आप क्यों खामे खा उनको पिछड़ा बनाने पे तुले हुए हो? और जो भाऊ ने कही है भाई, चाहे वो जाट है, चाहे राजपूत है, चाहे ब्राह्मण है, चाहे दलित है, या वो पिछड़े हैं, उनमें जो गरीब लोग हैं, जो आर्थिक रूप से, शैक्षिक रूप से गरीब हैं, पिछड़ गए हैं, उनको दो ना आरक्षण का लाभ, जो मोदी जी ने किया भी है। 10% उन्होंने व्यवस्था की थी, इसको बढ़ाओ। और जो ये जातियों के आधार पर आरक्षण दिया जा रहा है, ये खत्म होना चाहिए, ये तमाशा ही बंद हो जाना चाहिए। और जो संपन्न जातियां हैं, मराठाओं को क्या जरूरत है? मराठाओं में भी जो गरीब हैं उनको आप दे सकते हैं। जाटों में कोई अगर गरीब रह गया है, आमतौर पर चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, राजस्थान के, हरियाणा के जाट हों, बहुत संपन्न हैं, बहुत पैसे वाले हैं, उनके बच्चे भी बहुत अच्छी पोजीशंस में काम कर रहे हैं, चाहे सेना हो, विधि का क्षेत्र हो, अलग अलग कॉर्पोरेट सेक्टर में हो, स्पोर्ट्स का क्षेत्र देख लीजिए, तो स्पोर्ट्स में आप पूरा देख लीजिए। डोमिनेशन है। तो भाई नहीं है उनको जरूरत आरक्षण की।
बेवजह उनको पिछड़ा बनाया जा रहा है। तो ये हमारी तो पीड़ा है भाई, ये कि क्यों हमें पिछड़ा बताया जा रहा है, हमें नहीं चाहिए वो। तो ये खामखा जो राजनीति होती है और जो वोट के लिए तुष्टीकरण होता है, इससे इस देश को जब तक ये बाहर नहीं निकलेगा तब तक ये चीजें ठीक नहीं होंगी, स्मूथ नहीं चलेंगी आगे।